Hello everyone, I welcome you all on my channel where we discuss about the IOQB questions of 2021 part 2. So we have already discussed 12 questions and now we are coming to the animal sciences section. So question number 13. Individuals with diabetes are prescribed a low glycemic index diet. The reason this is that their dietary carbohydrate requirement is lower than that of non-diabetic individual. देखिए क्या होता है मेन बात, जो जिनको डायबिटीज होती है, ठीक, तो डायबिटीज दो प्रकार की है, ठीक है। बेसिकली डायबिटीज में दो वैरायटी होती है, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक, बेसिकली यही मेन होता है, और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। ये जो होता है आपका इंसुलिन के डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है, इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और ये जो होता है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन के डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक। और जो इंसुलिन है ये पैनक्रियाज का सिक्रेशन है, बीटा सेल, ठीक, पैनक्रियाज के बीटा सेल का सिक्रेशन है। और जो एडीएच है, ठीक, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन है, ठीक। अब देखिए इंसुलिन क्या करता है हम लोग के बॉडी में, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज यानी जो अमाउंट हम लोग भोजन में यूज करते हैं ग्लूकोज का, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, जितना हमको रिक्वायरमेंट है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमको वह ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, या ग्लिसरॉल, ठीक, कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और हमें जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में चाहिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चाहिए हमारे ब्लड में, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब अगर इंसुलिन डिफिशियंस है यानी इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज है वो बढ़ता जाएगा बॉडी में, और जिससे क्या होता है कि बीपी भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन अंतर आएगा, और ब्लड का जो है उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है, तो जितना भी वाटर का कॉन्सेंट्रेट वाटर है वह इनफ्लो हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए जनरल क्या होता है कि कोई मान लीजिए ट्यूब लिया, इसमें कंसंट्रेशन है, ठीक है, ग्लूकोज का नॉर्मल अमाउंट, अब पानी का बीकर है, ठीक है, पानी में डाल दिए, एक ऐसा टाइम अगर आप ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा देते जाएंगे तो पानी अंदर से बाहर, अंदर फ्लो करेगा बाहर से अंदर, और काफी टाइम बाद क्या हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा, और क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है। तो यही होता है डायबिटीज के केस में, ठीक है। अब देखिए, अब ऑप्शन वाइज हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देयर डाइटरी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ नॉन डायबिटिक, यानी पूछ रहा है कि जिनको डायबिटीज होता है उनको डॉक्टर लोग क्या सलाह देते हैं कि आप लो ग्लूकोज वाला अमाउंट सब्सटेंस खाया करिए। क्यों, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि उनका जो कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है जो नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल। ये बात गलत है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में सबके में बराबर रिक्वायरमेंट है, वो ये बात आ जाता है डायबिटीज के केस में कि जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज है उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हम लोग को उतना ही है। तो ये बात तो गलत है, रिक्वायरमेंट हम लोग को उतना ही है, लेकिन हम लोग जो एक्सेस है उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं डायबिटीज के केस में। उसके बाद देखिए, दे कैन नॉट एसिमुलेट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च। ये बात गलत है, बस इंसुलिन का एक्सेस ग्लूकोज का दिक्कत होता है। दे नीड टू हैव अ स्लो बट सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन देयर ब्लड। उनको भी ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, ये बात सही है, उनको भी ग्लूकोज चाहिए, लेकिन स्लो अमाउंट में चाहिए। यानी अगर जैसे देखिए, अगर हम लोग हाई अमाउंट में वाला ग्लूकोज का जो फूड है वो ले रहे हैं तो क्या होगा, हमको ग्लूकोज इंस्टेंटली मिल जाएगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो अगर स्लो स्लो रिलीज होगा ग्लूकोज तो इंसुलिन के पास उतना टाइम रहेगा, यानी अगर कम ही इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है तो इतना टाइम रहेगा कि वो एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर ले। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट ले लेंगे तो इंस्टेंटली उतना इंसुलिन हम लोग के बॉडी में जो डायबिटीज है उनके पास नहीं है कि उसको वो मेंटेन कर पाए। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो मान लीजिए उस समय तो काम करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग उन लोग को सलाह दिया जाता है कि ग्लूकोज तो लेना है, लेकिन ऐसे ग्लूकोज फूड लेने हैं जो
बहुत कम हो ग्लूकोज का मात्रा, जिसको रिलीज कराने में बहुत ज्यादा समय लगे, यानी हम उतने टाइम में इंसुलिन हमारा अपना काम जल्दी जल्दी कर सके। ठीक, ये बात सही है। दे कैन टोलरेट लोअर बट नॉट हायर देन नॉर्मल, ना ही वो लोअर, जैसे मान लीजिए जिनको डायबिटीज है उनके में अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत कम भी हो जाए तो भी वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी भी चीज का फिक्स्ड अमाउंट कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, जिससे वो ब्लड का आपका ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तब दोनों ही केस में एबनॉर्मलिटी हो जाएगा, तो ये भी बात गलत है। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक क्वेश्चन जैसे अगर आप फैक्ट हल्का फुल्का आपको परफेक्ट मालूम है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का फैक्ट नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इट हैज been known that among mammals there is a characteristic relationship between the heart rate and body weight, as well as heart rate and life expectancy as shown in the graph. Although these relationships are valid most of mammals, a few animals do deviate from pattern due to variety of reasons, example body plan. बेसिकली बात क्या बोल रहा है देखिए, जैसे किसी भी एनिमल का, मोस्टली जो मैमल होते हैं उनका हार्ट रेट, जैसे जनरली ये कोई वैलिड यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि सभी का फॉलो होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी वेट की, ठीक है। इन जिनका बॉडी वेट जितना ही कम, ठीक, जिनका बॉडी वेट जितना ही कम उनका हार्ट रेट उतना ही ज्यादा। ठीक, जैसे क्या होता है रैट के केस में, रैट का बॉडी वेट काफी कम है, ठीक, बॉडी वेट काफी कम है, उनका जो हार्ट रेट होगा वो हाई होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसी के हिसाब से हम लोग को अंदाजा लगाना है जो ग्राफ दिया हुआ है, जैसे हार्ट रेट का और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, और उसी तरह बॉडी वेट और हार्ट रेट का ग्राफ दिया हुआ है, और उसके हिसाब से हमको अंदाजा लगाना है कि पी क्यू आर एस कौन कौन एनिमल हो सकते हैं। ठीक, देखिए अब पी को ध्यान से देखिए, जो बियर है उसका वेट और पी का वेट लगभग बराबर है, एकदम बराबर नहीं है, लेकिन हाँ पी का वेट हल्का फुल्का ज्यादा है। ठीक, अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो पी वेल हल्का फुल्का चांस है, क्योंकि बियर से वेट ज्यादा होता है। श्रीव तो हल्का एक भी चांस ही नहीं है, क्योंकि श्रीव काफी छोटा एनिमल मैमल होता है, ठीक है, श्रीव एक छोटा सा बर्ड मैमल की तरह एनिमल होता है, तो इसका चांस कम नहीं है, एक भी चांस नहीं है। ठीक, अब देखिए डॉल्फिन, ये चांस हो सकता है, कंफर्म नहीं, अभी बता रहे हैं आपको हम, जैसे क्वेश्चन को किस तरह हम लोग सॉल्व अप्रोच करें। जैसे हम लोग को एकदम 100% तो एकदम गारंटी मालूम नहीं होता है कि कितना वेट होता है, जिराफ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर फैक्ट वेट देखें तो बियर का जो वेट होता है लगभग वो 350 किलो के लगभग एवरेज, सब बियर का देख लीजिए होगा नहीं, लेकिन लगभग 350 किलो का होता है। और वही वेट और डॉल्फिन होती है ना, उनका काफी वेरिएबल होता है, लगभग वो शुरुआती उनका वेट होता है 1400 से, यानी एवरेज वेट होता है उन लोग का स्टार्ट होता है 1400 किलो से, और इनका 1 कुंटल 10,000 लगभग बहुत ज्यादा वेट हो जाता है इनका, मतलब हाईली वेरिएबल वेट होता है। तो अगर एक एवरेज ले लिया जाए तो 2500 किलो एवरेज लिया जा सकता है। ठीक, ये यानी लगभग 6 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा वेट होता है डॉल्फिन का बियर से। लेकिन इस ग्राफ में जो बियर और पी का जो पॉइंट दिया है, इतना ज्यादा गैप तो है नहीं, 1-2 गुना का गैप होगा। तो अगर जिराफ का वेट देखा जाए तो जिराफ का वेट लगभग आपका 1000 किलो का होता है, ठीक है, यानी जिराफ के लिए फिक्स्ड वेट है। ठीक, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरा अंदाजा देखिए कैसे लगा सकते हैं, क्यू पे आ सकते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्यू की, वो 80 से लगभग हल्की फुल्की कम है, ठीक है। अब देखिए एलिफेंट का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 ईयर है, ठीक, हॉर्स का तो 25-30 है, ये तो ऑप्शन पहला उसी तरह काम हो जाएगा। ठीक, अब आइए एलिफेंट का लगभग उसके करीब है, लेकिन 100% ध्यान दिया जाए तो ह्यूमन का ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा, क्योंकि ह्यूमन का जो 2019 का जो WHO का रिपोर्ट था उसके हिसाब से 72.6 ईयर था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा तो ह्यूमन का ज्यादा ही फिजिबल होगा, ठीक है, इस हिसाब से डी है। देखिए काफी इफेक्ट वेट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग काफी ज्यादा हम 100% गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो डी ही है। ठीक, इस हिसाब से आंसर डी होगा।
अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ टू एनिमल्स पी एंड क्यू आर शोन, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। देखिए बेसिकली क्या बात होता है, हम लोग जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन का पढ़ते हैं, ठीक। अलग अलग एनिमल का तो हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है जनरल केस में 11th में। लेकिन अगर हम लोग हल्का फुल्का भी ध्यान दें तो इसको हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, ये जो जो सीड ईटिंग बर्ड होते हैं, सीड ईटिंग जो बर्ड होते हैं, ठीक, जो सीड ईटिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने फूड को, जैसे मान लीजिए वो दाना चुंग लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए दाना चुंग ली, दाना या चुंग ली, और फिर से वो स्टोर कर लेती हैं। एक क्रॉप मॉडल होता है, जैसे देखते होंगे आप लोग कि जो चिड़िया होती है दाना चुंग के जाती है और बच्चों को अपने फीड करती है, यानी वो दाना ही फीड करती है, यानी दाना को डाइजेस्ट नहीं किया, यानी वो कहीं स्टोर की रहती है। तो ये देखिए एक क्रॉप होता है स्टोर करने का, ठीक है। तो अगर आप हल्का फुल्का भी ध्यान दें कि अगर इतना भी मालूम हो कि बर्ड के पास एक क्रॉप होता है जिसमें वो अपने ग्रेन्स को, सीड ईटिंग बर्ड ग्रेन अपने स्टोर करते हैं, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो डी है, बर्ड। लेकिन जो बाकी सब ये ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। रूमिनेंट, देखिए रूमिनेंट वो एनिमल होते हैं जो वो क्या करते हैं, फूड को अपने मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक तरह का फर्मेंटेशन कर देते हैं ताकि डाइजेशन में उनको काफी ज्यादा आसानी से उसको डाइजेस्ट, जैसे देखिए जो सेलुलोज होता है वो पॉलीमर है, आसानी से डाइजेस्ट होता नहीं है, तो इसको काफी च्यू करना रहता है, ठीक है। और जो मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भी हेल्प लेना पड़ता है इस पॉलीमर को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इनको रूमिनेंट एनिमल कहते हैं कि जिनमें जैसे बैक्टीरिया का मदद लिया जाए या माइक्रोब्स का मदद से क्या किया जाए, फर्मेंटेशन कराया जाए। और फर्मेंटेशन में देखिए दो हो सकता है, या तो फोरगट फर्मेंटर हो जाए, यानी अभी ओसोफेगस में खाना पहुंचा नहीं है उसके पहले ही फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो। और दूसरा ये हो सकता है कि ओसोफेगस से फूड पास कर चुका हो और लास्ट में एनस से जस्ट पहले क्या हो उसका फर्मेंटेशन हो। इस हिसाब से दो वैरायटी होती है, फोरगट फर्मेंटर, एक हिंडगट फर्मेंटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रूमिनेंट एनिमल को हम लोग बेसिकली फोरगट फर्मेंटर ही माना जाता है, वैसे इक्विवेलेंट है, फोरगट फर्मेंटर और रूमिनेंट इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन हिंडगट फर्मेंटर को हम लोग नॉन रूमिनेंट के क्लास में मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो रूमिनेंट ये तो है नहीं, ये डायरेक्ट बर्ड का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं है, ये रूमिनेंट का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब देखिए फोरगट फर्मेंटर और हिंडगट फर्मेंटर, ये देखिए बेसिकली ये हॉर्स हिंडगट फंडामेंटल होता है। उसमें क्या होता है, देखिए ये ओसोफेगस से फूड पास करके वो बाद स्टोमच में जाता है, स्टोमच के बाद क्या होता है, यहाँ पे फूड का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, यहाँ फूड का फर्मेंटेशन होता है। एक होता है हिंडगट फर्मेंटर, जैसा हॉर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और ये मोनोगैस्ट्रिक क्या होता है, मोनोगैस्ट्रिक वो होता है जिसका स्टोमच में एक चैम्बर होता है, केवल एक चैम्बर, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन हुए, हम लोग में मोनोगैस्ट्रिक, हम लोग का एक ही चैम्बर पाया जाता है। लेकिन क्या होता है काऊ के केस में 4 चैम्बर्स, वेल डेवलप्ड चैम्बर पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड चैम्बर्स, क्योंकि देखिए उनको फूड डाइजेशन में जैसे सेलुलोज होता है या हाई पॉलीमॉर्फिक सब जैसे ग्रासेस होते हैं उनको आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए फूड को स्टोर करने के लिए 4 अलग अलग वेल डिफाइंड चैम्बर होते हैं। तो उनको जैसे देखिए पॉलीगैस्ट्रिक है, ठीक है, काऊ, तो मोनोगैस्ट्रिक, तो ये देखिए मोनोगैस्ट्रिक का तो सवाल ही नहीं होता है, इनमें तो देखिए यही ये क्या इसमें गिजार्ड होता है, ठीक है। तो ये मोनोगैस्ट्रिक तो है नहीं, ठीक। अब देखिए, यानी देखिए अगर सिर्फ आपको इतना ही मालूम है कि एक सीड ईटिंग बर्ड के पास क्रॉप होता है जिसमें वो अपने ग्रेन को स्टोर करते हैं, तो बस इतने ही से आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आप इतना भी जानते हैं कि हिंडगट फर्मेंटर है तो दो ऑप्शन आ जाते हैं और फोरगट फर्मेंटर का सवाल ही नहीं होता। देखिए फोरगट का फर्मेंटर में क्या होता है, जैसे काऊ है, इनमें स्टोमच काफी वेल डिफाइंड होता है, यानी काफी बड़ा होता है। देखिए इसमें स्टोमच काफी छोटा है और इसमें आसानी से देखिए चैम्बर भी नहीं बना है, चैम्बर नहीं, जैसे फॉरवर्ड फर्मेंटर में क्या होता है ऑलरेडी जैसे उसमें देखिए इस तरह चैम्बर बने होते हैं, इसमें चैम्बर तो है नहीं, ठीक। तो जो चैम्बर्ड होते हैं उनमें क्या होता है फोरगट फर्मेंटर, अधिकतम में फोरगट फर्मेंटर में क्या हो जाता है चैम्बर्ड बने होते हैं, इसमें तो कोई चैम्बर है ही नहीं। तो बेसिकली ये बर्ड वाला ही हुआ और बर्ड एंड हिंडगट फर्मेंटर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि जैसे दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे देखिए डायबिटीज मेलिटस का ही केस है, ठीक है। अब डायबिटीज इंसिपिडस होता तो उसमें क्या होता है, एडीएस
डेफिशिएंस होता है और एडीएच क्या करता है, जो डीसीटी होता है, डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है कौन, एडीएच, ठीक। और एक केस होता है डायबिटीज इंसिपिडस का, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, नॉर्मल ग्लूकोज फिल्ट्रेशन पैटर्न बाय किडनी शोन इन डायग्राम, note that filled arrow indicate the quantity of glucose while that unfilled arrow indicate relative amount of, जो ये तो दिखा रहा है ब्लैक एरो से, ये ग्लूकोज का अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। और जो ये है अनफिल्ड है, ये यूरिन का अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली डिपिक्ट द कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। देखिए अब डायबिटीज मेलिटस केस किसका होता है, ये होता है इंसुलिन के डिफिशियंसी का, ठीक है, इंसुलिन के डिफिशियंसी का होता है, यानी ग्लूकोज का अमाउंट, इसमें ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है, ठीक है, अब इस ऑप्शन के इसमें हिसाब से ग्लूकोज का अमाउंट देखिए इस ऑप्शन में भी ज्यादा है, ठीक, इस ऑप्शन में भी ज्यादा है, इस ऑप्शन में, यानी इस ऑप्शन को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब दूसरा है, क्या हमारा जो एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया, ठीक है, जो ग्लूकोज किडनी में या नेफ्रॉन में जो एब्जॉर्ब होता है, क्या इस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है या फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लूकोज का, इस पे डिपेंड करता है क्या कि मतलब कितना ज्यादा ग्लूकोज है, मेन इस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितना है उसको रीअब्जॉर्प्शन करने का। जैसे अगर एक ग्लूकोज का कंटेंट है, ठीक है, नेफ्रॉन में, और एक ब्लड बगल से ब्लड वेसल पास कर रहा है, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट होगा तब तक तो ब्लड ग्लूकोज फ्लो करेगा, इसमें रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमारे पास चैम्बर्ड होते हैं, जैसे पंप होते हैं, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पंप होता है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट के बाद पंप क्या हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे और उससे ज्यादा हमारा वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज का। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं और एक फिक्स टाइम में सभी क्या होते हैं पंप सैचुरेट कर गए, यानी उससे ज्यादा तब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, तो नॉर्मल क्या हो जाता है वो सैचुरेट हो जाते हैं, और ज्यादा अगर ग्लूकोज जाएगा भी तो वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, यानी जितना ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल बॉडी में हो रहा है, नॉर्मल नेफ्रॉन में, उतना ही ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपका डायबिटीज मेलिटस के भी केस में होगा, ठीक है। यानी देखिए नॉर्मली इसमें भी है, इसमें ज्यादा है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इसमें कम हो गया है, कम तो करते ही नहीं होगा। अब देखिए जो डायबिटीज मेलिटस का बहुत बड़ा सिम्टम होता है, जैसे जो डॉक्टर सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं, मेन सिम्टम भी होता है जो डायबिटीज मेलिटस उनका पॉलीयूरिया, जैसे पॉलीयूरिया मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, क्यों निकलता है, देखिए अगर एक्सेस ब्लड, एक्सेस जैसे एक्सेस शुगर है ब्लड में, तो क्या होगा कि आदमी को अर्ज होगी तुरंत से तुरंत जैसे शुगर को निकालने के लिए बॉडी से, क्योंकि शुगर ज्यादा है, और शुगर को निकालने के लिए एकमात्र जैसे मेन जो फॉर्म है, शुगर एक्सेस अमाउंट में अगर है तो किस फॉर्म में ज्यादा बाहर निकल पाएगा, अगर वो फैट में नहीं स्टोर होगा तो एक यूरिया ही तरीका है। तो बॉडी को मेंटेन करना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, उसके लिए वो क्या करेगा, बार बार यूरिनेशन करवाएगा, कराना चाहेगा, ताकि एक्सेस ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या हो जाए बाहर चला जाए, ठीक है, यानी यूरिया बार बार आएगा, यानी पॉलीयूरिया केस आ जाएगा, यानी यूरिया का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक, एक मेन सिम्टम होता है जो डायबिटीज मेलिटस पेशेंट होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा अप्रोप्रिएट है। देखिए इस ऑप्शन से देखिए इसमें कम हो गया, ये भी गलत है, इसमें उतना है लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो पहले हम कर चुके हैं, जो कम हो गया है इस ऑप्शन में, और इसमें तो देखिए यूरिया का अमाउंट कम हो गया, ये भी गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक। अब देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, World Watt and co-workers were working on the butterflies of genus Coleus. The population of these butterflies are polymorphic for a gene phosphoglucose isomerase. This gene encodes enzyme PGI, which affects the heat tolerance limit of the insect. It was found that male heterozygous for PGI could mate more successfully than homozygous male. This could be because, देखिए बात क्या, पहले कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं। एक होता है पॉलीमॉर्फिक जीन, पॉलीमॉर्फिक जीन इसका मतलब होता है मॉर्फिक जीन,
इसका मतलब ये होता है कि एक ही जीन, वन जीन, ठीक, एक ही जीन रहेगा और एक कंट्रोल करेगा मेन ही कैरेक्टर को। एक ही जीन है लेकिन कई कैरेक्टर को हमारा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक। एक हो गया पॉलीमॉर्फिक जीन, ठीक। एक इसका मलेरिया काफी, वैसे जो अफ्रीका में क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी ये पॉलीमॉर्फिक का फंक्शन आ जाता है। जैसे उस जिनको वो सिकल सेल एनीमिया रहता है, जैसे देखिए उनका पहली बात, एक तो उनका जो आरबीसी का शेप हो जाता है वो सिकल शेप हो जाता है। दूसरा, वो एक और कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कि जो मलेरिया होता है उनको, जिनका सिक्कल शेप्ड हो जाता है, उनको मलेरिया का चांस बहुत कम रहता है। यानी एक ही साथ वो कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो उनको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन, यानी एक ही जीन है लेकिन कैरेक्टर कई कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है। अब इस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। अभी बोल रहा है कि जो एक बटरफ्लाई है जीन, जिसका जीनस है कोलिया है, ठीक है, उस बटरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया गया, वार्ड एंड उनके जो साथी थे उन लोग की वजह, ये पाया गया कि जो एक जो जीन फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज है, वह एक एंजाइम सीक्रेट करता है पीजीआई, ठीक है। और पीजीआई क्या कर रहा है, उनके हीट टॉलरेंस लिमिट को, यानी जितनी गर्मी सहने की उनकी क्षमता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो हेट्रोजाइगस है, यानी जिनके पास मान लीजिए ये पीजीआई का जीन पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिनका पी है, ठीक, ये एक का पी और स्मॉल पी है और एक का दोनों स्मॉल पी है, यानी ये बोल रहा है कि जो हेट्रोजाइगस है पीजीआई की, यानी ये ज्यादा सक्सेसफुल है होमोजाइगस के कंपैरिजन में। इसका बेस्ट मतलब रीजन क्या है, क्यों इतना ऐसा, तो अब बताना है हम लोग। तो यह दे रहा है हेट्रोजाइगस मेल हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन होमोजाइगस। देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बेसिस पे कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी नहीं डिपेंड करती, ठीक, ये ऑप्शन तो साफ होता है। उसके हेट्रोजाइगस मेल कैन फ्लाई एट एनी टाइम ऑफ द डे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है कि हेट्रोजाइगस हीट टॉलरेंस लिमिट को कंट्रोल करता है, उसके टाइम ऑफ फ्लाइट को थोड़ी कंट्रोल करता है कि वो किस समय फ्लाइट करेगा, किस सीजन में फ्लाई करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं अपने उसने ऑप्शन पे। हेट्रोजाइगस लीड टू द हाइब्रिड फिगर गिविंग राइज टू द लार्ज साइज बटरफ्लाई। ये हीट टॉलरेंस जैसे जो पीजीआई एंजाइम जीन है, एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है आपके हीट टॉलरेंस लिमिट को। वह बॉडी के साइज पे तो इफेक्ट डाल नहीं रहा। ऑप्शन तो साफ रेस्पेक्टिव हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस एक्सेसिव एंजाइम व्हिच इंपेयर्स बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म। देखिए, जो होमोजाइगस है, देखिए दो हो सकता है, अगर दोनों डोमिनेंट है तो ये एक्सेस एंजाइम प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों डोमिनेंट है तो एक्सेस एंजाइम प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। दोनों रिसेसिव होगा, यानी बहुत ही कम, यानी वेरी लेस अमाउंट में से, यानी साफ मान लीजिए नहीं करेंगे, नो नो एनी एंजाइम, ठीक है, यानी कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करेंगे, यानी बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर बहुत ज्यादा एंजाइम हो जा रहा है तभी भी इन लोग के टेम्परेचर, वैसे देखिए अगर हीट टॉलरेंस लिमिट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़े तब तो अपने हीट टॉलरेंस लिमिट की वजह से क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अगर ठंडी पड़े तब तो अपने हीट टॉलरेंस लिमिट से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, यानी ये सर्वाइव कर जाएंगे बहुत ज्यादा ठंडी में। लेकिन बहुत ज्यादा जब गर्मी हुआ तभी भी इनके जो जीन है वो तो एंजाइम सीक्रेट करेंगे ही, उस समय भी इनके बॉडी के टेम्परेचर को और हाई करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ठंडी में। वही इस केस में उल्टा हो जाएगा कि ठंडी में तो मान लीजिए क्या हुआ कि ठंडी आए, ठीक है, और इनके पास कोई एंजाइम नहीं है, ये ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन गर्मी में सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन इसका क्या है, ये मीडियम, यानी मीडियम अमाउंट में सीक्रेट करेगा, जितना जरूरत है उतना सीक्रेट करेगा, यानी एक रेसेसिव एक डोमिनेंट है तो यानी ये मिक्स्ड अमाउंट में सीक्रेट करेगा, और जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल का चांस ठंडी में भी और गर्मी में भी बराबर हो जाएगा। यानी ये फोर्थ ऑप्शन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।